तो हेलो चैप्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 11th OCM चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज। आई नो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये और बहुत दिनों से नहीं डाल पाई मैं, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये वीडियो में हम वही एक्सरसाइज का पार्ट 2 करने वाले, ठीक है। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना अगर नहीं देखा हो तो पार्ट 2 में हम देखने वाले ये 4 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, राइट। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट को निपटा डालते एक बार, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन साथ में करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान से देखना वीडियो, सब समझ जाएगा। फर्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर बियॉन्ड कंट्रोल। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं। तो हाँ, हमें बस ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, दैट्स इट। तो पहला पॉइंट है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो पहले हमने बताया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो 2 फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है, राइट। तो द बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उस पर बिजनेस का नो कंट्रोल होता है, राइट, उसके ऊपर। तो और थर्ड पॉइंट है हमारा, दीज आर दोज फैक्टर्स दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और पोज थ्रेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो सर, स्पेशली हम देखेंगे इन डिटेल क्वेश्चन आंसर्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो इन डिटेल हर चीज, हर इन्वायरमेंट, हर फैक्टर, हर चीज डिटेल में देखने वाले, राइट। तो अभी इतना डीप में मत जाओ, इतना समझो। एक्सटर्नल फैक्टर्स, देखो ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स ये रहे इंटरनल और ये रहे उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्लान्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बाकी कोई पॉलिसी, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगी, राइट। तो ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल में होती है क्या, नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में वही बोला है, ये फैक्टर्स या तो अपॉर्चुनिटी देते हैं या थ्रेट्स देते हैं। जैसे कि सपोज एक नई बिजनेस पॉलिसी आने वाली हो गवर्नमेंट से थ्रू, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो, जो भी हो, और उसका लेना देना बिजनेस को है थोड़ा सा। जैसे कि एक पॉलिसी आ रही है, उसमें वो पॉलिसी को अप्लाई करके बिजनेस को फायदा ही फायदा होने वाला है, तो क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है। और अगर ऐसी कुछ पॉलिसी है जिसमें बिजनेस का लॉस है, तो वो क्या होगा, थ्रेट्स होगा, राइट। तो बस वही बताया है, जो फैक्टर्स हो सकते हैं या तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं या थ्रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पे बोला है, फैक्टर्स सच एज सोशल कस्टम्स, वैल्यूज, economic policies, technological development, political ups and downs, legislation together constitute political, social, economic, legal and technological diversions of business, hence they are not in hands of business organization। तो ये सारे क्या थे, ये सारे थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। आपको इतना सारे याद बना रहे तो कोई बात नहीं, थोड़े से देख लो। बाकी तो ये क्या है, ये इन दी हैंड्स ऑफ बिजनेस नहीं है, राइट। बिजनेस ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं, राइट। तो 10 एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर बियॉन्ड कंट्रोल। तो हमको बस यही स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी थी और हमने कर दी, क्योंकि ये 4-5 पॉइंट्स बता के हमने क्या प्रूव किया कि हाँ, ये सारी चीजें बिजनेस के हाथ में नहीं हो सकती, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं बिजनेस के, राइट। बस अब है सेकेंड, बिजनेस फर्म शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजेस इन सोसाइटी। तो बिजनेस फर्म को अवेयर रहना चाहिए कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो हाँ, हम ये होना चाहिए, राइट। आप खुद थोड़ा सा सोचोगे तो आपके मन से भी 1-2 पॉइंट निकलेगा, वो भी लिख सकते हो, राइट। बिजनेस फर्म को अवेयर होना चाहिए चेंजेस इन सोसाइटी के। क्यों, हम ये सेंटेंस से जस्टिफाई करेंगे। तो देखो, द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट इन विच इट फंक्शंस, राइट। तो हर एक बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है वो अगर अडेप्ट करता है कि नहीं उसके आसपास के एनवायरनमेंट को, राइट। मतलब सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है, वो चीजें अडेप्ट करता है कि नहीं बिजनेस, उसकी सक्सेस बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। सेकेंड है, मॉडर्न बिजनेस इज राइटली टर्म्ड एज सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों, देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। हाँ, ये है, हम जब देखेंगे ना सोशल एनवायरनमेंट, उसमें ये चीजें इन डेप्थ है, ठीक है, तो आपको समझ जाएगी। देखो फोर्थ पॉइंट है, बिजनेस इज affected by the class structure of society which depends upon factors such as occupation, its own culture, income, etc। तो बिजनेस ना हर एक चीज से अफेक्ट करता है, सोशल क्लास स्ट्रक्चर से भी, इनकम से भी, ओन कल्चर से भी, एक्सेट्रा। आपने इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा, राइट। तो देखो, then every society depends on its own culture, customs, traditions, values, ethics, etc. Social trends are also changing fast, right? For example, a large number of people are eating fast food and go to gyms, right? So many
फास्ट फूड आउटलेट्स एंड जिम्स आर कमिंग अप टू इन टाउन्स एंड सिटीज। तो ये क्या हुआ, चेंज इन सोसाइटी। क्या हुआ चेंज, फास्ट फूड आया, जिम्स आए, ये क्या है, चेंज इन सोसाइटी। बिजनेस हुआ अफेक्ट, राइट, सारी ऐसी बिजनेसेस आ रही है। तो ये होता है बिजनेस फर्म को अवेयर होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, उस हिसाब से वो बिजनेस कर सके, बिजनेस को वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके, राइट। Then है social values, traditions such as the celebration of Diwali, Eid, Christmas also affects the business। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है बिजनेस को। Thus, business firm should be aware of changes in the society। Simple। एंड देखो, जो भी चीजें नहीं समझ रही हैं तो टेंशन मत लो, कमेंट्स में बताना। और अभी नहीं समझ रही तो टेंशन मत लो, क्योंकि जब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इन डिटेल ये सारी चीजें तो आपको और अच्छे से समझ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब है थर्ड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल। तो देखो, इसका एक एकदम प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे कोई चाय की टपरी लगा के बैठा है, ठीक है, ये यहाँ पे चाय बेच रहा है, और फिर उसके देश में या उसके शहर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये आके उसको तंग कर रही है, कुछ कर रही है, रोड उखाड़ रही है, ये कर रही, वो कर रही, मतलब संपूर्ण से एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब रियल लाइफ में उसको कंपेयर करने की ट्राई मत करना, बस मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड उसको हर रोज दिक्कत आ रही है, हर रोज, वो चाय की टपरी वाले को। तो वो क्या सोचेगा, अबे यार भाई, ये धंधा तो होने से रहा, ये लोग करने ही नहीं देंगे, रोज आके कुछ दिमाग खा रहे, राइट। और अगर वही यहाँ पे दूसरी चाय की टपरी है दूसरी जगह, और वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और वो क्या सोचेगा फिर, अबे वाह भाई, कल और अच्छे से टपरी लगाऊंगा और अच्छा कमाऊंगा और अच्छा ग्रो होगा, राइट। तो ये डिफरेंस है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल, राइट। चाय वाले के दिमाग में क्या चल रहा था कि यार ये सब रोज रोज तंग करते हैं, बिजनेस कैसे चलेगा एंड और यहाँ पे ये क्या सोच रहा था, कल और अच्छे से बिजनेस करूंगा, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया और यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसे मैटर करती है। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस फर्म्स आर अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज, राइट। तो बिजनेस फर्म अफेक्ट होता है गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज से। Then second point है, political force decides the nature of business, device performance and projects for development, right। Then the political environment includes stability and peace in the country, ये भी correct है। Political stability builds confidence among different interest groups and investors because long-term policies and projects will be started by the government, and if government keeps on changing every 6 months or इन अ ईयर, राइट। तो देखो, यहाँ पे भी वही बोला है घुमा फिरा के एक पॉइंट, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या करती है, बिल्ड करती है कॉन्फिडेंस अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, राइट। तो मतलब वही है, घुमा फिरा के ये वाला ही पॉइंट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। Then fourth point है, this will impact long-term decisions of development for country because political parties identifies forms their decision making. Hence, if government gets its full tenure of 5 years, it can complete its projects and plans and with the confidence of people. तो देखो, यहाँ पे मेनली वही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है बिजनेस पीपल के अंदर, राइट। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो बिजनेस वालों को कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी ही आएगी, राइट। लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, अगर सपोज कोई बिजनेस सोच रहा है कि कोई एकदम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का जो 6-7 साल चलेगा, और उसके बीच में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी गंदी हो रही है, बीच में कभी हो रहा है प्रोजेक्ट, कभी नहीं हो रहा है, कभी कुछ पॉलिसीज आ गई, कभी कुछ रूल्स आ गए, कभी कुछ हट गए, कभी कुछ लग गए, तो ये गलत चीज हो जाएगी, राइट। तो बस वही बोला है यहाँ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या करती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है बिजनेस पीपल के बीच में। अब है फोर्थ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस पे। तो ये क्वेश्चन आंसर, बड़े क्वेश्चन आंसर में भी है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सेपरेटली, उसमें हम एकदम डिटेल में देखेंगे। अभी ये पॉइंट्स देख लो अच्छे से। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स अलॉन्ग विद बेसिक इकोनॉमिक फिलोसॉफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई एंड एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कंसिस्ट करता है, इकोनॉमिक कंडीशंस आती है, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है, इकोनॉमिक सिस्टम्स आती है, अलॉन्ग विथ क्या आता है, इकोनॉमिक फिलोसॉफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई एक्सेट्रा, राइट। फिर इकोनॉमिक कंडीशन क्या किस पे बेस्ड है, जीडीपी पे, पर कैपिटल इनकम पे, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मार्केट से, राइट। और वेयरएज इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजेस विद द चेंजेस इन द गवर्नमेंट, राइट। Then every business has to function within policy framework and responds to changes accordingly. This relates to industrial policy, monetary policy, foreign investment,
EXIM policy, education policy, etc. Also, the scope of private business and government regulation depends on economic systems such as capitalist economy, socialist और mixed economy which impact business decisions. तो मेनली देखो यहाँ पे क्या बोला है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस पे, और इकोनॉमिक एनवायरमेंट कंसिस्ट क्या चीजें करता है, इकोनॉमिक कंडीशंस आती है उसमें, इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है, इकोनॉमिक सिस्टम्स आती है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई और जीडीपी माने क्या, देश कितना कमा रहा है, राइट। नेशनल इनकम, सब लोग मिलकर कितना पैसा कमा रहे हैं, मार्केट सप्लाई, मार्केट में कितना कैश घूम रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सरकार फैक्ट्रीज खोलने की परमिशन दे रही है या नहीं। तो ये सारी चीजों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेसेस पे, राइट। बस यहाँ पे वही बोला है। अब है फिफ्थ, सोशल ट्रेंड्स प्रोवाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो ये थोड़ा सा फनी सा है, देखो अब सोशल ट्रेंड्स माने क्या, पहले वो समझ लो। सोशल ट्रेंड्स आर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, मतलब सोशल ट्रेंड्स क्या है, कोई भी टाइप ऑफ एक्टिविटी है जो प्रैक्टिस करी जाती है सोसाइटी एज अ होल, मतलब ज्यादा सेक्शन के सोसाइटी के लोग वही चीज प्रैक्टिस करते हैं, तब होता है वो सोशल ट्रेंड, राइट। तो सोशल ट्रेंड प्रोवाइड कैसे करता है बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज, वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, वो जस्टिफाई करना है। तो मेनली एक कॉमेडी सा एग्जांपल समझो, यहाँ पे डोसे इडली सांभर चटनी, 10 से इडली सांभर चटनी, ये क्या था, ये इंस्टाग्राम ट्रेंड, राइट। ये इंस्टाग्राम ट्रेंड क्या बना, बिजनेसेस के लिए एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग ट्रेंड, राइट। इंस्टाग्राम का ट्रेंड क्या हुआ, बिजनेसेस ने मार्केटिंग के लिए यूज कर लिया। अब दूसरा वाला एग्जांपल है, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा पर यहाँ पे मैं बताती हूँ, किस कलर की चड्डी पहने हो, ये क्या था, इंस्टाग्राम ट्रेंड था, राइट। इसके भी बिजनेस ने कितनी बार मार्केटिंग के लिए यूज किया। तो वैसे ही ये सारी जो सोशल ट्रेंड्स आते हैं, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स आते हैं, उससे बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये वाला इंस्टाग्राम ट्रेंड का एग्जाम्पल था, वैसे ही सोशल ट्रेंड्स में भी ऐसे ही होता है, राइट। देखो कॉमन सेंस की बात है, सोसाइटी में जो ज्यादा सेक्शन के लोग करेंगे तो वही बिजनेस को अपॉर्चुनिटी तो होगा ही, राइट। तो देखो सोसाइटी एंड बिजनेस आर इंटरडिपेंडेंट, राइट। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड, क्लास स्ट्रक्चर सच एज ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम लेवल, सोशल स्टेटस, एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा इम्पैक्ट बिजनेस डिसीजंस। तो क्या होता है, क्लास स्ट्रक्चर मतलब जो सोसाइटी का जो भी स्ट्रक्चर है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है लोगों की, इनकम लेवल क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, ये क्या करती है, सारी की सारी चीजें बिजनेस डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, राइट। अब सोशल ट्रेंड्स आर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट इज प्रैक्टिस इन सोसाइटी एज अ होल। ये सेंटेंस मैंने समझा दिया आपको, वही मतलब इसका मतलब देखो सोसाइटी एज अ होल प्रैक्टिस कर रही है। जैसे कि ये वाला जब इंस्टाग्राम ट्रेंड आता है तो इंस्टाग्राम यूजर्स कैसे हर जगह वही ट्रेंड यूज होता है, वैसे ही ये भी वही है, राइट। ट्रेंड्स कैन बी फॉर अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग। अब वो ये जैसे ट्रेंड शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग का ऐसा इंस्टाग्राम ट्रेंड बताना कमेंट्स में, कौन सा रहा है जो बहुत ज्यादा टाइम चला है। अब शॉर्ट पीरियड जैसे कि ये सारे चीजें आती जाती रहती है, राइट। तो वैसे ही सोशल ट्रेंड्स में भी शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। As technology progresses, the changes in social trends do change. मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे ही सोशल ट्रेंड्स भी चेंज होते ही रहते हैं, राइट। कंपनीज यूज देयर एबिलिटी टू एंटिसिपेट सोशल चेंज एज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस मार्केटिंग पॉलिसी टू ग्रैब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, राइट। अच्छा एक एग्जाम्पल समझो सोशल ट्रेंड का, जैसे कि क्रोशेट टॉप्स बीच में फैशन के लिए ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला था, राइट। तो बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी ही है ना, क्योंकि जो ज्यादा सेशन के लोग करता है वो ही बिजनेस अगर बनाए तो ज्यादा उसका बिजनेस चलेगा, ये अपॉर्चुनिटी हो गई। जैसे कि क्रोशेट टॉप्स, क्रोशेट फ्लावर्स बहुत चले थे बीच में, तो ये क्या है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी। ऐसे बहुत सारे सोशल ट्रेंड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कमेंट्स में बताओ, डिस्कस करो, एक दूसरे की नॉलेज बढ़ाओ। और ये चीजें ना सिर्फ यहाँ के लिए थी, ठीक है, पेपर में मत लिख कर आना ये वाले डोसे इडली सांभर चटनी वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये सिर्फ ये वीडियो के लिए था। और किस कलर की चड्डी पहने हो ये भी मत लिखना, मार पड़ेगी वरना। Then है sixth, an educate knowledge of rules and regulation is essential for better business performance। कितना फालतू सवाल था यहाँ पे, देखो ऐसे सवाल आते नहीं है वैसे पेपर में, बट अभी के लिए देख लो, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। एडुकेट नॉलेज और रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरी है बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए, तो हाँ ऑफ कोर्स, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस ही पता नहीं होगा, एडुकेट नॉलेज ही नहीं होगी तो बेटर बिजनेस चलेगा ही कैसे, राइट। एनी बिजनेस इन अ कंट्री कैन बी स्टार्टेड, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कंट्री। A separate set of laws are framed by all countries to control and direct the business affairs. Their knowledge of law, rules and regulations helps the business managers to take a prompt decision
in making decision policies. Then various laws are implemented for influencing the business, protect and safeguard the business as well as the consumers, right? तो देखो एज अ बिजनेसमैन मतलब उसको लॉस भी पता होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होने चाहिए, एथिक्स भी पता होने चाहिए कि कैसे चलना चाहिए बिजनेस और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंज्यूमर्स के लॉ, बिजनेस के लॉ, हर चीज, राइट? कंज्यूमर्स को भी धोखा नहीं देना चाहिए, ये वो और कंज्यूमर्स क्या क्या एक्शन ले सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो। अगर सपोज बिजनेस कर रहा है वो एक डब्बू का ढ और उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है कंज्यूमर लॉ जैसा, और वो अपने मर्जी से कंज्यूमर को चूना लगा जा रहा है, तो क्या होगा? उसकी ही लंका जलेगी ना। तो बस भाई एडुकेट नॉलेज जरूरी है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। तो बस ये थे हमारे जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हो गया था बहुत इजी वे में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 8 साथ में, राइट? देखो अब क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। देखो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन नंबर 7 में ये सेकंड वाला करने वाले हैं ना, सोशल एनवायरनमेंट, तो सोशल एनवायरनमेंट एकदम डीप में, डिटेल में, एक्सप्लेनेशन के साथ और 4 फैक्टर्स के साथ हम देखने वाले हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे वही सेम चीज रिपीट करके मतलब नहीं है, राइट? तो ये वाला इसका आंसर देखो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे 4 फैक्टर्स लिख देने के हैं और यहाँ पे मैं बताऊंगी क्या क्या लिखना है आपको, 4 फैक्टर्स इसमें, राइट? तो हम जब ये वाला सोशल एनवायरनमेंट देखेंगे तभी ही ये वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो 4 फैक्टर्स हमें यहाँ पे बताने हैं वो हमने यहाँ पे बताए हैं ऑलरेडी, तो तब दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? और सेकंड वही है सेम, डिस्क्राइब एनी 2 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और यहाँ पे जब थर्ड में हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखेंगे हर एक चीज डिटेल में, उसी में 2 फैक्टर्स आराम से कवर हो जाने वाले हैं ऑलरेडी। और आपको सिर्फ यहाँ पे 2 फैक्टर्स पूछे और यहाँ पे हम हर चीज देखने वाले हैं, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे हर चीज तभी आप इसमें से उठा के 2 फैक्टर्स यहाँ पे लिख देना, सिंपल। तो हमारे ये दोनों क्वेश्चन के साथ ही कवर हो गए। आई होप आपको समझा होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 4 फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखो ये है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट फीचर क्या है? हमें 4 पूछे हैं, हम 5 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट है फ्रीडम टू सेट एंड ऑपरेट बिजनेस एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। तो सबसे पहले देखो ग्लोबलाइजेशन है क्या, हमने लास्ट पार्ट 1 में देखा था, राइट? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी थ्रू क्रॉस कंट्री फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, फाइनेंस एंड पीपल, राइट? मतलब इन अदर वर्ड्स ग्लोबलाइजेशन मीन्स अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड। मतलब ग्लोबलाइजेशन है क्या? बाउंड्री लेस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। ऑल नेशंस वुड बी इंटरडिपेंडेंट लीडिंग टू बेटर इंटरैक्शंस रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट इन ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, राइट? बाउंड्री लेस वर्ल्ड पूरा, राइट? जिसमें हर चीज फ्लो हो रही है, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजीज, आइडियाज, गुड्स, सर्विस, कैपिटल, फाइनेंस, पीपल, नेशनल इकोनॉमी, हर चीज, राइट? तो इसी चीज के हमें फीचर्स बताने कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स है। तो फ्रीडम टू सेट एंड ऑपरेट बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन यानी क्या? बाउंड्री लेस वर्ल्ड। मतलब आप कौन से भी कंट्री में जाके सेट और ऑपरेट कर सकते हो आपका बिजनेस, ये है फ्रीडम ग्लोबलाइजेशन थ्रू हमें जो मिली है। अब सेकंड है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फ्रॉम टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो जहाँ कोई भी कंट्री से हम गुड्स ला सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फ्रॉम टू एनी कंट्री, मतलब गुड्स एंड सेलिंग गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हम किसी को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, राइट? अब थर्ड है टू लेसन द डिस्टेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। लेसन मतलब क्या? डिस्टेंस कम करना, डिक्रीज करना। तो क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस डिक्रीज करना बिटवीन लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के बीच में, राइट? अब फोर्थ है डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन और फिफ्थ है एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फीचर्स हमें डेफिनेशन से ही मिल जाते हैं, राइट? हमें डेफिनेशन अगर पता हो ग्लोबलाइजेशन है क्या, तो हम उसके फीचर्स आसानी से एकदम इजी वे में लिख सकते हैं, राइट? ये है हमारे 5 फीचर्स। अब फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, स्टेट एनी 4 रीजंस ऑफ नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। मतलब हमें 4 रीजन बताने कि प्राइवेटाइजेशन की क्या नीड है। देखो ये है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है?
फर्स्ट नीड है मोर इफिशियंसी, देन सेकेंड है लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, थर्ड रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन। देखो प्राइवेटाइजेशन यानी क्या होता है, देखो पहले तो ये लिखना, प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर्स बाय इन्वॉल्विंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये इतना प्राइवेटाइजेशन लिखना और फिर नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन के 5 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। मतलब प्राइवेटाइजेशन है क्या, पहले तो वो देखो। रिफर्स क्या करता है, रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर्स, मतलब जो स्टेट और पब्लिक सेक्टर्स है उसका रिड्यूस करता है इन्वॉल्वमेंट बाय इन्वॉल्विंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देता है। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज मेनी गवर्नमेंट सेक्टर्स टू बी सोल्ड और गिवन टू प्राइवेट इंडिविजुअल हैंड्स टू रन देम। तो मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स को सोल्ड कर देना, गिवन कर देना टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, क्यों, चलाने के लिए, राइट। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत कुछ इफिशिएंसी नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लेबर प्रॉब्लम होती है, हर चीज में प्रॉब्लम आती है, डिलेस होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में मिसिंग है, राइट। जैसे कि इफिशियंसी, मोर इफिशियंसी, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से इफिशियंस नहीं है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन क्यों चाहिए, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए, फिर रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम के लिए, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी के लिए और कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन के लिए। सिंपल, तो आपको बस इतना लिख देना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस अलग अलग मार्क्स के लिए आता है और थोड़ा इसमें ज्यादा पूछ लिया है। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट भी पूछा है और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंस पूछी है, और इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंस पूछी है एनवायरनमेंट की, राइट। तो देखो हम ये वाला करेंगे, उसमें ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंस आ जाएगी, राइट। जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका आंसर आप क्या लिखोगे पता है क्या, ये वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में देखा था ना। फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने ये बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन किया था 3 पॉइंट्स में, राइट। तो आप, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना नीचे वाले, वो 8 मार्क्स के लिए आते हैं आपको एग्जाम में, तो उसके लिए पहले आपको ये बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से डिफाइन करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में किया है। तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट का आंसर आप ये लिखोगे, ठीक है। और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का आंसर हम जो अभी देखने वाले हैं ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। और इसमें ना ये बड़ा क्वेश्चन ही आता है, क्योंकि ये 8 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंस लिख के आओगे तो यहाँ पे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आप ये 3 पॉइंट्स लिखना, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसके बाद लिखना द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर, जो हम ऊपर देखने वाले, ठीक है। तो दोनों में इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंस है, दोनों साथ में देखेंगे। देखो तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हम ये वाला करेंगे, उसी के साथ साथ हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो सबसे पहले रिकॉल करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। सपोज अच्छे से देखो, ये है बिल्डिंग, ठीक है, बिजनेस की बिल्डिंग है ये वाली, 3 फ्लोर की, चलो 3 फ्लोर बना दिए थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। ये खिड़की है इसकी, ठीक है, ये है हमारी बिल्डिंग। अब हमारा ये है इंटरनल इन्वायरमेंट, बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट, और ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बड़ा सा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमें आइडिया आ गया कि क्या है। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल में नहीं जाते, मेन जाते हैं बस ये इन्वायरमेंट है बिजनेस का, राइट। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि बिजनेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा, राइट। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट है बिजनेस का, और ये है बिजनेस यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है, तो मतलब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बिजनेस को, तो हम बस यहाँ पे वही बताने वाले। तो पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या वो देखा, यहाँ पे पॉइंट्स हमने देखे थे ऑलरेडी पार्ट 1 में। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जनरली रिफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस लीडिंग टू अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स टू बिजनेस, ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। हमें ये क्यों इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमें, हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला
फर्स्ट, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सपोज यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट मैंने जो बोला, ये बिजनेस है राइट, और यहाँ पे उसका यहाँ पे इन्वायरमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट राइट। तो देखो सपोज यहाँ पे आई गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ अच्छी वाली आई और कुछ बुरी वाली आई। सपोज यहाँ पे ये गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पे बुरी वाली आई पॉलिसी और यहाँ पे अच्छी वाली पॉलिसी आई, ठीक है। तो ये रहा अपना बेचारा बिजनेस छोटा सा, और यहाँ से आई अच्छी वाली पॉलिसी और यहाँ से आई बुरी वाली पॉलिसी। तो क्या होगा, बिजनेस को अगर पता होगा कि ये है अभी का इन्वायरमेंट, मतलब आसपास क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चलती है, तभी ही बिजनेस कुछ एक्शन ले पाएगा ना राइट। देखो फर्स्ट पॉइंट वही बताता है, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है या बिजनेस आ रहा है, वो कैसे पता चल सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके। बिजनेस इन्वायरमेंट का ये इंपॉर्टेंस है। देखो अगर बिजनेस कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, ये वाली गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ आ रहा है थ्रेट राइट, सपोज ये वाली बुरी वाली पॉलिसी है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए ये क्या बन जाता है, थ्रेट्स बन जाते हैं राइट। और यहाँ पे अच्छी वाली पॉलिसी आ रही है बिजनेस के लिए, तो ये क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी बन जाती है राइट, सिंपल। तो ये बिजनेस डिटरमाइन कर सके और पहले से एक्शन ले सके कि यहाँ पे थ्रेट्स आ रहा है, तो उसके लिए कुछ पहले से तैयारी कर सके, और अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी को दुगना कैसे प्रॉफिटेबल बना सके, ये कर सके बिजनेस राइट। तो बिजनेस एनवायरमेंट ये इंपॉर्टेंस देता है बिजनेस को, कि ताकि बिजनेस डिटरमाइन कर सके कि ये जो चीजें नई नई हो रही है इन्वायरमेंट में, ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है राइट। द इंटरैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट identifies opportunity and threats to business. It helps the business enterprise for overcoming challenges successfully. तो बस यही सारी चीजें बिजनेस एनवायरमेंट में आती हैं और इम्पोर्टेंट ये है स्टडी करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड वही है आइडेंटिफाइंग फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर बिजनेस एनवायरमेंट हमें पता है कि हमारे बिजनेस के आसपास क्या हो रहा है, दूर तक क्या हो रहा है, तो हम हमारी बिजनेस का, हमारी फर्म का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल सके कि हमारी फर्म की वीकनेस क्या है, हमारी फर्म की स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। देखो बिजनेस एनवायरमेंट क्या करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो फर्म की क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। तो आई होप आपको समझ रहा होगा, नहीं समझ रहा तो कमेंट्स में पूछ लेना, और इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम की लिंक है कमेंट्स में, अगर कुछ ना समझे तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली बात कर लेना, ठीक है। अब है थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। Environmental analysis makes the task of managers easier in dealing with business challenges. The managers are motivated to continuously update their knowledge, understanding the skills to meet the predicted changes in the realm of business. तो बेसिकली कंटिन्यूअस लर्निंग है क्या, देखो एक सर्टाक लाइन है यहाँ पे, ये पॉइंट को एकदम अच्छे से जस्टिफाई कर देने के लिए, जो बिजनेस सीखता नहीं वो टिकता नहीं राइट। ये सिंपल सी चीज है, दिमाग में बिठा लो। कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब जो बिजनेस सीखता नहीं वो टिकता नहीं, मतलब बिजनेस को कंटिन्यूअस लर्निंग आनी चाहिए, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट पता होना चाहिए उसको कि क्या चल रहा है आसपास क्या नहीं। सपोज दुनिया भर की कंपनी बना रही है स्मार्टफोन और वही अपना पुरानी कंपनी बना रही है डब्बे वाला फोन, ऐसे बटन वाला, तो वो टिकेगा क्या मार्केट में, नहीं राइट। जब तक वो कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं अपनाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएगा, नॉलेज अपग्रेड नहीं करेगा उसकी, तब तक कुछ नहीं होने वाला राइट। तो वही सिंपल सी चीज है यहाँ पे ये पॉइंट में, कंटिन्यूअस लर्निंग का, जो बिजनेस सीखता नहीं वो टिकता नहीं। उसको मार्केट में टिकने के लिए स्मार्टफोन भी बनाना पड़ेगा राइट, उसको सीखना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करनी पड़ेगी उसकी नॉलेज राइट। अब है फोर्थ, इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग माने क्या, environmental understanding helps the business organization in improving their images by showing the sensitivity to environment within which they are working right। इसमें परफेक्ट एग्जाम्पल बैठता है हमारा टाटा का राइट। टाटा सॉल्ट ले लो, टाटा स्टील ले लो या टाटा कार ले लो, आपके दिमाग में उसकी इमेज कैसी है, एकदम परफेक्ट राइट। कार, टाटा की कार एकदम बढ़िया, टाटा का सॉल्ट एकदम बढ़िया, टाटा का हर चीज एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये है इमेज बिल्डिंग। तो ये टाटा ने कैसे क्रिएट किया होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफिल करना है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस को, एम्प्लॉयज की एक्सेट्रा, तब तक वो कैसे बिल्डअप कर पाएगा उसका बिजनेस राइट। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ ये आती है कि बिजनेस को पता चले कि हमें इमेज बढ़ानी कैसे, कंज्यूमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। जैसे कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी तब खुद ऑटोमेटिक इमेज बिल्डिंग हो जाएगी राइट। तो ये है इंपॉर्टेंस बिजनेस इन्वायरमेंट का। देन फिफ्थ है मीटिंग कॉम्पिटिशन।
It helps the firm to analyze the strategies of competitors and formulate their own strategies accordingly. तो यहाँ पे तो बिजनेस एनवायरमेंट मतलब आसपास क्या चल रहा है, राइट। तो अगर एक बिजनेस देख रहा है कि उसके कॉम्पिटिटर ने ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई है, तो वो क्या करता है, वो खुद फॉर्मुलेट करता है उसके ओन स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से, राइट। तो मतलब अगर सपोज हमारे बिजनेस को पता ही नहीं है कि आसपास के बिजनेस ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनके कॉम्पिटिटर ये सारी स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं ग्रो करने के लिए, तो वो अपने पुरानी चीजों में ही अटका रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मीटिंग कॉम्पिटिशन, ये है मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट का, राइट। जब बिजनेस एनवायरमेंट जब तक पता नहीं होगा तब तक कंपटीशन से आगे नहीं बढ़ पाएगा बिजनेस, राइट। देन सिक्स्थ है गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। देखो आपको बिजनेस एनवायरमेंट यानी क्या, सोसाइटी, सारी चीजें, गवर्नमेंट, ये वो रूल्स रेगुलेशन, सोशल वैल्यूज, हर चीज, राइट। तो एक बिजनेस को क्या करना चाहिए वो कब तक उसको पता चलेगा, देखो जब तक वो बिजनेस को पता नहीं चलेगा कि कौन से वे में हम ग्रो हो सकते हैं, तब तक वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा, राइट। और ये क्या करता है बिजनेस एनवायरमेंट, वही डायरेक्शन देता है ग्रोथ के लिए। जैसे द इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट लीड्स टू ओपनिंग अप अ न्यू frontiers for growth of business firms. It enables the businesses to identify the areas of growth and expansion of their activities. बेसिकली वही, बस एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी बना रही है क्रोशेट के टॉप्स, ठीक है, जो लड़कियों के बीच में, इनफैक्ट लड़कों के बीच में भी बीच में फैशन ट्रेंड्स में बहुत पॉपुलर थे। अगर वो आसपास की पूरी मतलब हर जगह ये ट्रेंड है, ठीक है, और एक बिजनेस है वही क्रोशेट से चीजें, दूसरी चीजें बना रहा है, तो उसको अगर ग्रो करना है, एक्सपांशन करना है उसकी एक्टिविटीज, तो उसको भी एक क्रोशेट के टॉप्स बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये है डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। जैसे कि बिजनेस एनवायरमेंट उसको पता चलेगा, बिजनेस एनवायरमेंट यानी क्या, ट्रेंड जो चल रहा है अभी, राइट। तो उसको जब ये पता चलेगा कि बिजनेस एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, क्रोशेट टॉप चल रहे हैं अभी, तो वो खुद बनाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। बिजनेस एनवायरमेंट ने क्या किया, डायरेक्शन दिया बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसकी चीजें एक्सपांशन करने के लिए, राइट। ग्रो और एक्सपांड करो तुम अपना, राइट। मतलब बिजनेस एनवायरमेंट स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ठीक है। हमें बस ये ही पॉइंट्स बताने थे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जो एनवायरमेंट की हवा को नहीं समझ सकता वो बिजनेस की उड़ान नहीं भर सकता। ये पॉइंट है गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ के लिए। देखो इन्वायरमेंट की हवा मतलब इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, वो जो बिजनेस नहीं समझ सकता वो उड़ान नहीं भर सकता। ये सिंपल सटीक वे में ये पॉइंट को जस्टिफाई कर देता है, ठीक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का 1 हो गया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन साथ में। अब हमारा क्या क्या बचा है, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, ठीक है। तो देखो ये 1 2 3 और ये चौथा क्वेश्चन हमारा पीपीटी में, ठीक है, तो वो बाद में देख लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ देख लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये बुक में ही है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है आपको जो चैप्टर में दी है उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस पे, हमें बस ये है वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये रहा इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस। तो बिजनेसेस पे इम्पैक्ट क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन कंपटीशन इन वेरियस फॉर्म्स। देखो सबसे पहली बात, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, राइट। ये सारी चीजें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आती है। तो इन तीनों चीजों का क्या इम्पैक्ट हुआ है बिजनेस पे, हमें वो बताना है। तो इंक्रीज हुआ क्या, कंपटीशन, वेरियस फॉर्म्स में कंपटीशन इंक्रीज हुआ। देन सेकंड चीज क्या हुई, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स डिमांडिंग ज्यादा मिले, राइट। इंक्रीज इन कंपटीशन हुआ, ऑफ कोर्स अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मतलब सबको फ्रीडम मिल रही है कि कहीं पे भी जाके बिजनेस सेटअप करो, चलाओ, और फ्लो ऑफ हो रहा है हर कंट्री टू कंट्री इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजीज का, राइट। तो कंपटीशन में इंक्रीज तो होना बनता है। और अगर लिबरलाइजेशन मतलब जो जैसे तैसे लॉज हट रहे तो वो भी एक प्लस पॉइंट है ना बिजनेसेस के लिए। तो जैसे ज्यादा बिजनेस खड़े हो गए वैसे इंक्रीज कंपटीशन होगा, राइट। देन डिमांडिंग कस्टमर्स बढ़ेंगे। देन थर्ड, ट्रिमेंडस चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ट्रिमेंडस यानी बहुत ज्यादा, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। देन फोर्थ, नेसेसिटी फॉर चेंज हुआ। देन फिफ्थ, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस।
Then 6, the customer oriented marketing. Then 7th है discontinuation budget support by government. Then 8th, business organization must work hard in order to survive. Then 9th, necessity of expertise in various field. तो ये सारे 9 पॉइंट थे इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेसेस पे, राइट। ये सारे इम्पैक्ट थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो क्या क्या हुआ, राइट। तो ये 9 पॉइंट आपको लिख देना है यहाँ पे। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का 5th भी हो गया है, तो ये 3 बचे हमारे और ये वाला बचा है जो हम पीपीटी में देखेंगे अभी। देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग का फर्स्ट हमारा हो गया था। अब सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट को हमें पहले डिफाइन करना होगा और उसके बाद उसके ये 4 फैक्टर्स लिखने होंगे, ठीक है। देखो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक है और सोशल एक्टिविटी, राइट। इट हैज टू प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, राइट। तो बिजनेसेस को क्या प्रोड्यूस करने होते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, राइट। सेटिस्फाइंग कस्टमर्स इज द बेसिक नीड ऑफ business, right? Therefore, while manufacturing or producing goods, the business has to take into consideration social factors like traditions, customs, education, habits, values, lifestyles, thinking and earnings of people of the country. Changes in social environment are a must and management has to take into consideration these factors which determine the following steps, right? ये सारे following factors को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और देखो मेनली सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है, सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही है वो सारी बिजनेस को ध्यान में रखनी होती है, राइट। क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी है बिजनेस, और बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए गुड्स किसके, कस्टमर्स के हिसाब से प्रोड्यूस करने चाहिए। कौन से कंसिडरेशन को रखना चाहिए, सोशल फैक्टर्स जैसे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, एजुकेशन, हैबिट्स, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें देख के, राइट। फर्स्ट फैक्टर है सोशल एस्पेक्ट, लिटरेसी लेवल, एजुकेशनल सिस्टम, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, the transition of labor etc are important aspects of social environment. ये सारे social environment के important aspects है। It helps to analyze the need of people and accordingly the business opportunities are identified, right? Then second है social trend, business practice and procedure must be in tune with social beliefs, right? A growing number of working women and changing lifestyles have increased the demand for household applications in India. तो ये सारी social trends क्या है, business practice को ये भी ध्यान में रखनी चाहिए जब वो चीजें मतलब बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। Then third है social values, cultural and social values जैसे कि social justice, national integration etc. Family organization and caste structure, social institutions and groups are taken to consider while making practice and procedures of the business, ठीक है। And fourth है traditions, customs and traditions, Diwali, Eid, Christmas etc. also has an effect on the business. The businessmen have to be more responsible for demand of people accordingly. जैसे कि ऐसे customs and traditions पे जैसे कि दिवाली, क्रिसमस और ईद पे, सॉरी यहाँ पे ईद की स्पेलिंग गड़बड़ ऑटो करेक्ट हो गया। तो ट्रेडिशंस के टाइम जब दिवाली, ईद, क्रिसमस के टाइम जब पीपल की कुछ डिमांड है तो वो चीज़ों के लिए भी बिजनेसमैन को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था उसमें आपको जो 4 फैक्टर्स लिखने थे, ये 4 फैक्टर्स बस ये वाले लिखने आपको, ठीक है। ये जो 4 फैक्टर्स हमने अभी देखे बस इतने लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर वाला नहीं लिखना है, ओके। अब है थर्ड वाला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसमें आपको देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 फैक्टर्स लिख रहे थे ना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, उसमें से आप ये 3 में से कोई भी फैक्टर लिख देना, ठीक है। ये 3 में से कोई भी 2 लिख देना या तो तीनों लिख देना, ठीक है, फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेस इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, राइट, विच आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड ट्रेड साइकिल्स, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। तो हमने ये जस्टिफाई में देखा था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या क्या कंप्राइज करता है, इकोनॉमिक कंडीशन करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज करता है, इकोनॉमिक सिस्टम्स करता है, ठीक है। और तो ये तीनों फैक्टर्स बस वही है। इकोनॉमिक कंडीशंस, it refers to the present state of economy of a country or region based on the gross domestic product, per capita income, availability of capital etc. तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या रिफर करता है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री और अ रीजन, ठीक है। मतलब किस पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, पर कैपिटा इनकम पे और अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पे, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो प्रेजेंट स्टेट पे क्या है, राइट, ये सारी चीजों पे। अब सेकंड है इकोनॉमिक पॉलिसीज। द गवर्नमेंट फ्रेम्स इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बिजनेस इन द इंटरेस्ट ऑफ
एग्जाम्पल यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी इसमें आती है। देन थर्ड है इकोनॉमिक सिस्टम, इट रिफर्स टू द स्कोप ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि कैपिटलिस्ट, सोशल और मिक्स इकोनॉमी। अब फोर्थ है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल डायमेंशंस और इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम और इट्स आइडियोलॉजीज और कंडीशन, जैसे कि डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट, राइट। इट इंडिकेट्स द जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स बिजनेस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, राइट। देखो तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट तो देखा ही था जस्टिफाई में, और इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड अ मिक्स्ड economy and growth rate often remains moderate. Indian political system comprises three vital institutions like legislature, government and judiciary, right? तो first है legislator, क्या है? The legislator is a very powerful force that decides the nature of business programs, projects for development of country through policy making, law making, budget approving, etc. Right? Second है government. The framework of policies are implemented by government which affects the business organization to undertake the responsibilities of the society. तो यहाँ पे जो framework policies implement होती है गवर्नमेंट से, वो करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट, एकदम राइट, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोसाइटी अंडरटेक करने के लिए। देन थर्ड है जुडिशरी, इट डिटरमाइंस द वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन टू कैरी आउट द पॉलिसीज इन सिस्टमैटिक मैनर इन ऑर्डर टू सेटल द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट। देखो हमने सिविक्स में भी पढ़ा था लेजिस्लेटर, जुडिशरी, राइट। तो ये बस वही है, यहाँ पे बस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब लेजिस्लेटर क्या करता है, वो एकदम वेरी पावरफुल फोर्स है जो डिसाइड करता है नेचर ऑफ बिजनेस का, प्रोग्राम्स का, प्रोजेक्ट्स का, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का, कैसे, पॉलिसी मेकिंग से, लॉ मेकिंग से, बजट अप्रूविंग से, एक्सेट्रा, राइट। गवर्नमेंट क्या करती है, द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, और जुडिशियरी क्या करती है, वो बराबर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं वो डिटरमाइन करती है, राइट। तो ये थी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। सेकंड, एक्सप्लेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन डिटेल्स। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, ये तीन चीजें, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो तीनों हम बारी बारी से एकदम डिटेल में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इतना बड़ा आंसर देख के पहले ही घबरा के बेहोश मत हो जाना, ये आंसर आ सकता है और वो भी 8 मार्क्स के लिए डायरेक्ट और इजी सा भी है, देख लो फटाफट। पहले तो ये लिखना कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, कब की, 24 जुलाई 1991 में, ऑन द फेलियर ऑफ अर्लियर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट। फिर द न्यू पॉलिसी वाज नोन एज एलपीजी, एलपीजी बोलते हैं इसे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सिंपल, ये तीन चीजें आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। अब लिबरलाइजेशन क्या है, फर्स्ट, इट मीन्स टू लिबरेट द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या है पता है, मतलब जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन, रूल्स एंड ये सारी चीजें हैं ना जो बिजनेस को बांध के रखती है, जो अननेसेसरी है और फिर भी है और वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स को, वो सारी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना, वो है लिबरलाइजेशन, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, थ्रू the liberalization process, Indian economy has opened up and started interacting with the world in a large way. देखो अगर इंडिया में लिबरलाइजेशन होगा, राइट, इम्प्लीमेंट, तो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे तो फॉरेन बिजनेसेस में इंडिया में आएंगे, राइट। सिंपल सी चीज है, सबको इंडिया में बिजनेस करने में ठीक लगेगा तो सब आएंगे, तो इससे इंडियन इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी, राइट। तो दिस हैज रिजल्टेड इनटू इजी एंट्री ऑफ फॉरेन बिजनेस इन इंडिया, टफ कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। देखो वही बात हो गई, बिजनेस आएंगे, फॉरेन बिजनेस आएंगे, इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी हर बिजनेस के बीच, राइट। अगर कंपटीशन बढ़ता है तो लोकल जो बिजनेस है उनको भी प्रेशर पड़ता है कि अच्छा सर्विस और अच्छा प्रोडक्ट बेचे, राइट। तो ये लिबरलाइजेशन का इफेक्ट है। और उसने क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या मेजर्स है, देखो लिबरलाइजेशन पॉलिसी हैज बॉट अबाउट द फॉलोइंग मेजर्स, मतलब ये वाली पॉलिसी में क्या क्या चीजें थी। तो देखो फर्स्ट है इंकरेजिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे तो इंकरेज कर रहा है ना डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, राइट। देन बी है वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंजॉयड बाय कस्टमर्स, तो मेनली सिंपल सी चीजें, बिजनेसेस आएंगे तो बिजनेसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो वाइड चॉइस बढ़ेगी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कस्टमर्स के लिए, राइट। तो बस यही है। देन सी रिडक्शन इन कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देन डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वालिटी इन ट्यून टू ग्लोबल मार्केट, राइट। देन ई चेंजिंग द अप्रोच टुवर्ड इंडस्ट्रियल सीकनेस, एफ प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू मीट द कॉम्पिटिटिव मार्केट,
वही बात हो गई ना, अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो हर बिजनेस अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, हर बिजनेस अच्छी सर्विस देगा, राइट। देन जी है फ्रीडम टू चूज द स्केल ऑफ बिजनेस, तो फ्रीडम है कि कोई बिजनेस का कुछ कोई भी स्केल चूज कर सकते हो। एच रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, टैक्स हॉलीडेज एक्सेट्रा। देन आई इंकरेजिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड फॉरेन कोलैबोरेशन, तो ये सारी चीजों को भी इंकरेज करते हैं। देन जे इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी गुड्स एंड अदर सर्विसेज ऑन इजी टर्म्स, मतलब ये सारी चीजें इम्पोर्ट करना भी इजी वे में हो सकता है, इजी टर्म्स में। देन के अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर द मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इसको भी अबॉलिश कर देना लाइसेंस सिस्टम को। देन आई ओपनिंग द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, तो ये सारी थे हमारे लिबरलाइजेशन के मेजर्स। अब लिबरलाइजेशन हैज दस मेड द कंट्री अचीव अ हाई ग्रोथ रेट, मेड द रूपी स्ट्रॉन्गर एंड हेल्प्ड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का इतना ही था। देखो आपको ये सारे आई पॉइंट तक याद ना रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप एटलीस्ट 6-7 लिखना, उतने इनफ है, राइट। पर अच्छे से लिखना कि लिबरलाइजेशन क्या है, उसके पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद बारी बारी से हर एक चीज को एक्सप्लेन करना और पॉइंट वाइज लिखते जाना, ठीक है। इजी सा आंसर, टेंशन मत लो। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, इजी से लैंग्वेज में याद रखो। प्राइवेटाइजेशन मतलब हर चीज को प्राइवेट करना, जो पब्लिक है उसको भी प्राइवेट करना, जो कुछ भी है उसको भी प्राइवेट करना। मतलब उठा के ओ तू पब्लिक है, चल तुझे को प्राइवेट करते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ बिजनेस, इंटरप्राइज, एजेंसी और पब्लिक सर्विस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। देखो ये बड़े बड़े वर्ड सुन के ऐसे बेहोश मत हो जाना कि दीदी ने तो बोला बस उठा के पब्लिक चीजों को प्राइवेट करना, वही है प्राइवेटाइजेशन, और ये वर्ड्स क्या आ गए, तो ये वर्ड्स वही है। देखो प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्रोसेस है, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, मतलब ट्रांसफर करना, ओनरशिप ट्रांसफर करना, किसकी, बिजनेसेस की, इंटरप्राइज एजेंसीज की, पब्लिक सर्विसेज की, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, मतलब किस में से, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो मतलब देखो 3 P याद रखना, प्राइवेटाइजेशन P, और उसमें क्या है, पब्लिक से प्राइवेट, बस 3 P है इसमें मेन खिलाड़ी। देखो ये प्राइवेटाइजेशन है, ये पब्लिक है और ये प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में आता है पब्लिक से प्राइवेट करना इंडस्ट्रीज को, जो भी पब्लिक सेक्टर से उनको, राइट। अब क्यों है इसकी नीड, मतलब इसके फीचर्स क्या है, मतलब प्राइवेटाइजेशन की क्या नीड है, हमने एक आंसर में देख लिया, राइट, कि इफिशियंसी बढ़ाने का, करप्शन कम करने का, ये सब वो सब, राइट। मतलब पब्लिक सेक्टर्स में डीलेज होती है हर चीजें, मतलब वो सारी जो डिसएडवांटेजेस है ना, उसके कारण प्राइवेटाइजेशन करने की नीड है। नीड हमने देख ली, इसमें हम फीचर्स देखने वाले कि क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ बिजनेस यूनिट्स टू कंज्यूमर्स, ठीक है। देन बी टू इंश्योर लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन रनिंग द बिजनेस। देखो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमने वही देखा है कि लेस पॉलिटिकल, मतलब वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें प्राइवेटाइजेशन की नीड है जहां पे लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, राइट। देन सी टू ब्रिंग अबाउट मोर अकाउंटेबिलिटी, देन डी टू रिड्यूस लेबर प्रॉब्लम, देन ई टू ब्रिंग अबाउट अ मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, राइट। Then F had to make the competition more intense, to bring about more efficiency, to maintain capital market discipline. Then the government of country has followed a disinvestment policy, ठीक है। तो ये थे हमारे प्राइवेटाइजेशन के फीचर्स, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन का एक पॉइंट ये है कि हेल्प्स द प्राइवेट सेक्टर टू बी एफिशिएंट, रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्टिव एंड एक्टिव। कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान हैव फॉलोड प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका, जापान, जो एकदम एडवांस है, राइट, तो वो लोगों ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन ही अप्लाई किया है, जिसके कारण वो लोग इतने बड़े बराबर से काम कर सकते हैं, हर चीज इतनी आगे है वो लोग हर चीज में, राइट। अब है थर्ड, ग्लोबलाइजेशन। When the operation and organization of business activities are on a global scale, it is called globalization. मतलब क्या, सपोज देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया, पूरी अर्थ, पूरी अर्थ को साथ में लाना, मतलब हर कंट्री के बीच में फ्लो हो गुड्स का, सर्विस का, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजीज का, ये सारी एकदम सारी कंट्रीज कनेक्टेड रहे एक दूसरे से, ये सारी चीजों में, ये ही है ग्लोबलाइजेशन। मतलब किसको भी कहाँ पे भी जाके बिजनेस करना हो तो वो कर सके, ऐसा, ये है ग्लोबलाइजेशन। कोई भी कहीं के भी टेक्नोलॉजी यूज कर सके, वो है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी बोलो, इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बाय कंसिडरिंग द एंटायर वर्ल्ड इज वन मार्केट, मतलब पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे एक मार्केट बना दिया है ग्लोबलाइजेशन ने, राइट। इन शॉर्ट ग्लोबलाइजेशन मीन्स अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड, मतलब ये जो हमारा अर्थ है वो बाउंड्री लेस है ये सारी चीजों में। कौन सी चीजों में? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स में, सर्विस में, इंफॉर्मेशन में, कैपिटल में, पीपल में, अक्रॉस नेशंस, ये सारी चीजों के लिए हमारा पूरा वर्ल्ड बाउंड्री लेस है। ये ग्लोबलाइजेशन का मेन सिस्टम है, राइट। ग्लोबलाइजेशन हैज एन इफेक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है। देखो मेनली ग्लोबलाइजेशन मीन्स बाउंड्री लेस वर्ल्ड, ये कीवर्ड याद रखना है, बाउंड्री लेस वर्ल्ड, बाउंड्री लेस वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ये ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी अर्थ को साथ में लाना, ये सारी जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो, सर्विसेस हो, कोई कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सके, ये सब, राइट। अब फीचर्स देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के, तो फर्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फ्रॉम टू एनी कंट्री इज पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण हम कोई भी कंट्री को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, कोई भी कंट्री को नहीं बेच सकते, कोई भी कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं और गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं, राइट। तो ये है ग्लोबलाइजेशन के कारण। देन बी है इस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज है, इस्टेब्लिश हुई है पूरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, राइट। देन सी है फ्रीडम टू सेट अप एंड ऑपरेट अ बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने बोला आपको कौन से भी वर्ल्ड कौन से भी कंट्री में जाके अपना बिजनेस खड़ा करना हो तो आप कर सकते हो, ये है फ्रीडम ग्लोबलाइजेशन ने जो हमको दिया है। देन डी है रेंडर फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, राइट। देन ई एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज अक्रॉस नेशन, मतलब बाउंड्री लेस वर्ल्ड है यानी एक्सचेंज हो गए न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सब। देन एफ एंड एरोइंग डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट्स के बीच का गैप कम करना। Then G, direct foreign private participation in industrial development of any country, तो direct foreign private participation है। Then thus it could be seen that globalization is an evolutionary concept, right? Through the policy of 1991 the government moved the country to this globalization pattern, ठीक है। तो देखो ये थे हमारा ये इसका आंसर। देखो लगने में बड़ा लग रहा है पर बहुत सिंपल है, तीन चीजें हैं मेन, बस देखो फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने, कब की है? 24 जुलाई 1991 में, ठीक है। और क्या क्या है? एलपीजी है, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? बिजनेस में जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेशंस है, उसको हटाना। प्राइवेटाइजेशन क्या है? पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट करना, मोर इफिशियंसी के लिए, अच्छे से चल सके इसलिए। और ग्लोबलाइजेशन क्या है? मतलब पूरे दुनिया को साथ में लाना, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, गुड्स, मतलब सब साथ में हो, आप कहीं पे भी बिजनेस कर सको, ये है ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, इसके फीचर्स 5 से सब में लर्न कर लो, 6-7 जितने भी हो, ठीक है, आपसे, और एग्जाम में लिख के आ जाओ और आपके 7-8 मार्क्स पक्के, ठीक है, अच्छे से ऐसे ही लिखा तो फाइनल, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। और हमारा ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझा होगा। अगर समझा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।